MSW009 सामुदायिक विकास के लिए सामुदायिक संगठन प्रबंधन का इसका जो खंड 3 है, खंड 3 का जो सामुदायिक विकास के लिए सामाजिक क्रिया, इसमें इकाई 1 को आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं, जो सामाजिक क्रिया अवधारणाएं एवं अनुप्रयोग है। तो पूरा वीडियो सुनिए, आपको समझ में आए। अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक क्रिया की। जी। ये शब्द हमने सुना तो है, पर इसका असली मतलब क्या है और मतलब ये क्यों इतनी मायने रखती है? हाँ। हमारे पास सामाजिक क्रिया अवधारणा और प्रासंगिकता नाम के लेख से कुछ खास बातें हैं आज। अच्छा। हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर ये है क्या, समाज कार्य में इसका क्या रोल है, और ये भी कि क्यों यह अक्सर थोड़ी विवादास्पद मानी जाती है। हाँ, ये बात तो है। और खासकर भारत के संदर्भ में इसकी क्या जगह है, ये भी देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो सामाजिक क्रिया मतलब जब लोग खुद से पहल करते हैं जी। समाज के तौर तरीकों या नियमों या पूरे ढांचे में बदलाव लाने के लिए। ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। और दिलचस्प बात यह है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है उसमें मदद करने के कई तरीके माने जाते हैं। अच्छा, जैसे एक होता है लोगों से सीधे जुड़कर मदद करना, जैसे केस वर्क कहते हैं, या फिर समूह में काम करना, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना। ये मुख्य तरीके हैं। और फिर कुछ सहायक तरीके भी हैं, जिनमें से एक है सामाजिक क्रिया। इसके अलावा सोशल वर्क रिसर्च और समाज कल्याण प्रशासन भी हैं। ओके, तो ये कई तरीकों में से एक है। हाँ, और एक और बात ध्यान देने वाली है कि जैसे पश्चिम के देशों में वहाँ इंडिविजुअल लेवल पे मतलब केस वर्क या ग्रुप वर्क पे ज्यादा जोर रहा। अच्छा। वहीं भारत जैसे देशों में सामाजिक क्रिया वाला पहलू ज्यादा उभरा है, ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। ये क्यों? यहाँ की जरूरतें अलग थीं शायद। हाँ, हो सकता है। यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां रही हैं, उनकी वजह से इसकी जरूरत ज्यादा महसूस हुई। ये सोचने वाली बात है। पर आपने कहा कि ये सबसे विवादास्पद तरीकों में से एक है। जी। ऐसा क्यों? इसमें क्या पेंच है? देखिए, पेंच ये है कि सामाजिक क्रिया का लक्ष्य है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। हाँ। अब मौजूद हैं, उनका सामना करती है। अच्छा। और कभी कभी उनका इस्तेमाल भी करती है एक रणनीति के तौर पर। मतलब जब सोशल वर्कर हाशिए पर खड़े लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, हाँ, तो जाहिर है ये मौजूदा जो ताकतवर व्यवस्था है उसे चुनौती देता है। हाँ बिल्कुल। और शायद इसीलिए फिर कुछ लोग इसे एक खतरे की तरह देखते होंगे, भले इरादा अच्छा हो। सही कहा। तो इसमें फिर वो भूख हड़ताल, धरने या विरोध प्रदर्शन जैसी रणनीतियां भी आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी रणनीतियां कई बार अपनानी पड़ती हैं। देखिए, सामाजिक क्रिया की जरूरत ही तब पड़ती है जब समाज में नाइंसाफी, गैर बराबरी बहुत बढ़ जाए, जब कुछ खास वर्ग बहुत ज्यादा पीड़ित हों, उनका शोषण हो रहा हो, और जब बाकी रास्ते बंद हो जाएं। हाँ, और जब सामान्य प्रयास, बातचीत वगैरह वो सब फेल हो जाएं। अच्छा। जब पावर इक्वेशंस मतलब शक्ति समीकरण बहुत बिगड़े हुए हों और सारे संसाधन कुछ ही लोगों के पास जमा हों, तब सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास जो अन्याय वाली व्यवस्था है उससे टकराने के अलावा कई बार कोई चारा नहीं बचता। तो इसका मतलब ये सिर्फ विरोध करना या लड़ना ही नहीं है, इसका कोई बड़ा पॉजिटिव मकसद भी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टकराव तो बस एक क्या कहते हैं, एक साधन हो सकता है, मंजिल नहीं। असली मकसद तो कहीं ज्यादा बड़ा और सकारात्मक है। जैसे? पहला तो ये कि जो हाशिए पर धकेल दिए गए लोग हैं उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करना। ठीक है। दूसरा, समाज में जो संसाधन है, जो ताकत है, उसका सही बंटवारा हो, उसका पुनर्वितरण हो, ताकि जो वंचित समूह हैं वो ऊपर उठ सकें। सशक्तिकरण एक तरह से। हाँ, सशक्तिकरण। और इसके साथ साथ कोशिश ये भी रहती है कि समाज ज्यादा लोकतांत्रिक बने, न्यायपूर्ण बने, पारदर्शी। पारदर्शी और ज्यादा मिलजुल कर रहने वाला बने। तो ये एक तरह से समाज को बेहतर बनाने की ही कोशिश है, भले ही रास्ता थोड़ा मुश्किल लगे। बिल्कुल। अब भारत में इसके कुछ जाने माने उदाहरण आप दे सकते हैं जिनसे ये बात और साफ हो जाए? आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम लिया था शायद पहले। हाँ बिल्कुल, नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी NBA एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसने बड़े बांधों से प्रभावित लोगों, खासकर आदिवासियों के हक की आवाज उठाई। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। और दूसरा बड़ा उदाहरण है सूचना का अधिकार, मतलब RTI कानून। अच्छा,
हाँ, उसको लाने के लिए जो आंदोलन चला, जिसने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इतना संघर्ष किया, हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये दोनों ही दिखाते हैं कि आज के टाइम में भी सामाजिक क्रिया कितनी जरूरी है और कैसे ये बड़े बदलाव ला सकती है। तो अगर हम निचोड़ निकालें तो सामाजिक क्रिया सिर्फ किसी घटना पर रिएक्ट करना या गुस्सा दिखाना भर नहीं है। ये समाज में जो गहरी जड़ें जमा चुकी नाइंसाफी है, गैर बराबरी है, उसको चुनौती देने का एक सोचा समझा, एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास है। एक सचेत कोशिश। हाँ, एक सचेत और संरचित प्रयास जिसका लक्ष्य है बुनियादी बदलाव लाना, सिस्टम में बदलाव लाना। और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी समाज में सबके भले के लिए और रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी मौजूदा व्यवस्था से सवाल करना या उससे टकराना क्यों जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, खासकर तब जब सीधे रास्ते शायद काम नहीं कर रहे हों। एकदम सही। और देखिए, इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। कि आज का दौर डिजिटल है, हाँ, है ना? बिल्कुल। सूचना कितनी तेजी से फैलती है, लोग ऑनलाइन कितनी आसानी से जुड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में सामाजिक क्रिया के क्या कोई नए रूप, नए तरीके विकसित हो सकते हैं? मतलब पारंपरिक धर्मों और प्रदर्शनों से अलग? हाँ, शायद उनसे अलग हों, पर उतने ही या शायद ज्यादा असरदार हों। ऑनलाइन कैंपेन, डिजिटल एक्टिविज्म, ये सब क्या नए आयाम जोड़ रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। सामाजिक क्रिया। हमारे पास सामाजिक क्रिया, अवधारणा और महत्व से कुछ अंश हैं। अब ये शब्द सुनने में तो सीधा लगता है, पर है काफी गहरा। इसमें छोटी मोटी मदद से लेके बड़े बड़े आंदोलन सब आ जाते हैं। तो इसका असली मतलब क्या है? क्यों ये इतना जरूरी है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द सामाजिक क्रिया असल में उन सारी कोशिशों के लिए इस्तेमाल होता है जो लोग मिलकर करते हैं, समाज की भलाई के लिए या फिर उसमें कुछ जरूरी बदलाव लाने के लिए। मुद्दे सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, कुछ भी। और जैसा आपने कहा, ये कोई एक बंधी बंधाई चीज नहीं है। समय के साथ इसका अर्थ, इसका दायरा वो काफी बदला है, विकसित हुआ है। हाँ, मतलब शुरू में शायद इसका मतलब कुछ और रहा होगा। जैसे हमारे स्रोत में मैरी रिचमंड का जिक्र है 1922 का। उन्होंने इसे प्रचार और सामाजिक कानून के जरिए आम लोगों की बेहतरी से जोड़ा था। ये तो काफी पुरानी बात लगती है समाज कार्य के शुरुआती दिनों की। सही, बिल्कुल। रिचमंड ने शायद पहली बार इसे समाज कार्य के संदर्भ में इस्तेमाल किया था, पर उनके बाद देखिए सोच बदली। कुछ और विचारक आए, जैसे ली ने कहा कि ये कानून या सामाजिक ढांचे में बदलाव लाने की कोशिश है। तो कोयले ने कहा कि व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि संस्थाओं पर, कानूनों पर, रिवाजों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें बदलने पर जोर दिया। तो धीरे धीरे ये विचार बना कि सामाजिक क्रिया का लक्ष्य सिर्फ फौरी मदद नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना है। फ्रीडलैंडर ने भी यही बात कही। अच्छा, और भारतीय संदर्भ में यहाँ गांधीवादी विचारधारा और समाज सुधार आंदोलनों का भी जिक्र है। इसका क्या असर रहा? हाँ, देखिए, भारतीय संदर्भ में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। गांधीवादी सोच ने इसे एक अलग दिशा दी, मतलब दबे कुचले वर्गों का उत्थान और सबसे जरूरी अहिंसक संघर्ष। ये सामाजिक क्रिया से जुड़ गया। और एक और दिलचस्प बात नानावती ने कही थी कि असली चुनौती कानून बनाने में नहीं है, बल्कि उसे लागू करने में है। बिल्कुल, उसे जमीन पर उतारने में है। ये इसके प्रैक्टिकल पहलू पर जोर देता है। यानी सिर्फ नीतियां बना देना ही सब कुछ नहीं है, उनका असर दिखना चाहिए जमीन पर। और फिर सिंह की परिभाषा है 1986 की, वो तो काफी विस्तृत लगती है। कमजोर वर्गों की समस्याओं को सुलझाना, व्यवस्था में बदलाव, सचेत, व्यवस्थित, संगठित और अहिंसक प्रयास। हाँ, बिल्कुल। सिंह की परिभाषा कई चीजों को एक साथ लाती है। ये संगठित है, ये सिस्टम को बदलने की बात करती है, ये कमजोर वर्गों पर केंद्रित है, और जैसा आपने कहा सबसे महत्वपूर्ण, ये अहिंसक है। यही बात इसे सिर्फ विरोध प्रदर्शन से अलग करती है। ये सामाजिक सुधार के ज्यादा करीब है, क्रांति के नहीं। और इसमें लोगों का साथ आना, सामूहिक एकजुटता, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द भी हैं, जैसे अधिवक्ता यानी एडवोकेसी। ये सामाजिक क्रिया से कैसे जुड़ा है? देखिए, अधिवक्ता का सीधा मतलब है किसी और की तरफ से आवाज उठाना, खासतौर पर उनके लिए जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती, जिनके पास साधन नहीं है, मतलब हाशिए पर जो लोग हैं, उनके पक्ष में नीतियां बदलवाने की कोशिश करना या फैसलों को प्रभावित करना। कई लोग मानते हैं कि ये सामाजिक क्रिया को अमल में लाने का ही एक तरीका है, एक रणनीति है। और सामाजिक आंदोलन, वो कैसे अलग है?
जैसे हम आजकल किसान आंदोलन देखते हैं, यहाँ पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन था। हाँ, ये अच्छा सवाल है। सामाजिक आंदोलन भी बदलाव के लिए ही होते हैं, सामूहिक प्रयास होते हैं। उनका लक्ष्य अक्सर समाज में या लोगों की जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव लाना होता है। लेकिन यहाँ एक फर्क है। विल्किंसन जैसे कुछ विचारकों ने कहा है कि सामाजिक आंदोलनों में कभी-कभी हिंसा भी शामिल हो सकती है, जबकि याद कीजिए सिंह की परिभाषा के अनुसार सामाजिक क्रिया की प्रकृति ही अहिंसक है। इसे अक्सर समाज कार्य के एक तरीके के तौर पर भी देखा जाता है, जहां लोगों को अहिंसक तरीकों से संगठित किया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी एक समाज कार्य पेशेवर ने ही किया था, जैसा स्रोत बताते हैं। तो अगर हम सारी बातों का एक सार निकालें, तो सामाजिक क्रिया का मकसद क्या हुआ? मतलब समाज के बड़े हिस्से की जो समस्याएं हैं, उन्हें हल करना, नीतियों और संस्थाओं को प्रभावित करना, शक्ति और संसाधनों का जो बंटवारा है उसे ज्यादा न्यायपूर्ण बनाना, और जो वंचित लोग हैं उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना, उनके साथ मिलकर काम करना। यही है। एकदम सही कहा आपने। ये समानता, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण इन मूल्यों पर आधारित है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक जरिया है। तो साफ है कि सामाजिक क्रिया समाज को बेहतर बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हाँ, ये जटिल जरूर है, इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। सिंह ने सामाजिक क्रिया को अहिंसक बताया था। आज का युग डिजिटल युग है। यहाँ सूचना सही भी और गलत भी इतनी तेजी से फैलती है। तो क्या ऐसे में सामाजिक क्रिया के इस अहिंसक सिद्धांत को बनाए रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है? और ये जो ऑनलाइन सक्रियता है, जिसे डिजिटल एक्टिविज्म कहते हैं, क्या वो सामाजिक क्रिया के मूल सिद्धांतों को, उसकी प्रकृति को बदल रही हैं? ये सोचने वाली बात है। मैं सामाजिक क्रिया के इतिहास पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास बातें निकल कर आती हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत में ये जो समाज सेवा और सुधार की परंपरा है, ये काफी पुरानी है। हमेशा से आम लोगों की भलाई पर ही जोर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। आप भक्ति आंदोलन को ही देख लीजिए। कबीर, नानक जैसे संत, उन्होंने भी तो सामाजिक बुराइयों पर आवाज उठाई थी। सही कहा। पर एक दिलचस्प बात जो ये स्रोत बताते हैं वो है भारत और पश्चिम के सामाजिक काम के फोकस में अंतर। पश्चिम में ज्यादातर ध्यान इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति के मनोविज्ञान या बर्ताव पर रहा, लेकिन भारत में मसले कहीं ज्यादा संरचनात्मक थे। संरचनात्मक, इससे क्या मतलब है यहाँ? मतलब किस तरह की समस्याएं? संरचनात्मक मतलब वो समस्याएं जो समाज के पूरे ढांचे से जुड़ी थी, जैसे गरीबी, है ना, निरक्षरता, जाति के आधार पर जो शोषण होता था, छुआछूत, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव। ये व्यक्तिगत दिक्कतें नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम थी। अच्छा, हाँ समझी। और इन्हीं से लड़ने के लिए फिर 19वीं सदी में कई सुधारक सामने आए। बिल्कुल, जैसे राजा राम मोहन रॉय। हाँ, सती प्रथा के खिलाफ उनकी लड़ाई। बिल्कुल, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया। फिर ज्योतिबा फुले को देखिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, अनाथालय बनाए। प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन भी थे। हाँ, ये सब उसी कोशिश का हिस्सा थे कि इन गहरी व्यवस्थागत समस्याओं पर सीधा काम किया जाए। और ये स्रोत ये भी बताते हैं कि सामाजिक क्रिया का ये जो ज्यादा संगठित फॉर्मल रूप है, ये 19वीं सदी में ज्यादा उभरा, खास तौर पर ब्रिटिश राज के खिलाफ जो राजनीतिक चेतना जग रही थी उसके साथ साथ। मतलब समाज सुधार और आजादी की लड़ाई ये धीरे धीरे जुड़ते गए। एक तरह से हाँ, वो रेखा थोड़ी धुंधली होती गई। और फिर तो महात्मा गांधी आए। उनका असर तो शायद सबसे ज्यादा गहरा रहा। हाँ, स्रोतों में उनके संरचना और सत्याग्रह के मेल पर काफी जोर दिया गया है। क्या लगता है आपको, ये उनकी सबसे बड़ी देन थी? निश्चित रूप से। गांधी जी का ये कमाल था कि उन्होंने संरचना यानी रचनात्मक काम जैसे खादी, ग्रामोद्योग, बुनियादी तालीम, इसको सत्याग्रह यानी अहिंसक प्रतिरोध, इसके साथ जोड़ दिया। अच्छा, ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं थी, ये एक जबरदस्त राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने दिखाया, जैसे चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, कि कैसे आम लोग शांति से संगठित होकर बड़ी से बड़ी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, नीतियां बदलवा सकते हैं। और उनका वो अहिंसा, स्वदेशी और स्वराज का नारा,
वो तो पूरे देश में फैल गया। बिल्कुल, और हर तबके के लोग जुड़े। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था सही मायनों में। लेकिन गांधी जी के अलावा भी तो कई और धाराएं सक्रिय थी उस वक्त, खासकर 1920 के बाद। हाँ, बिल्कुल। वो दौर काफी उथल-पुथल वाला था। एक तरफ कम्युनिस्ट आंदोलन था जो मजदूरों किसानों की बात कर रहा था, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष चला रहे थे। और हिंदुत्ववादी आंदोलन भी तो उसी समय। हाँ, हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन भी उसी दौरान आकार ले रहे थे। और साथ ही कई क्षेत्रीय आंदोलन भी बहुत मजबूत थे, जैसे महाराष्ट्र में फूले के बाद का आंदोलन, केरल में नारायण गुरु, तमिलनाडु में पेरियार। ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। और महिलाओं के आंदोलन, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? उनका काम तो अभूतपूर्व था। महिला कल्याण और शिक्षा के लिए उन्होंने जो किया वो भी इसी सामाजिक क्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो इतने सारे अलग अलग आंदोलन चल रहे थे एक साथ, इन सब का मिला जुला असर क्या हुआ फिर? देखिए, इन सभी आंदोलनों ने, चाहे वो छोटे रहे हों या बड़े, स्थानीय या राष्ट्रीय, उन्होंने लोगों में जबरदस्त जागरूकता फैलाई। हाँ। सबसे बड़ी बात, लोगों को संगठित होना सिखाया। हाँ, ये तो जरूरी था। लीडरशिप तैयार हुई और लोगों में ये हिम्मत आई कि वो अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती दे सकते हैं। इसने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई को ताकत दी, बल्कि आज़ाद भारत में भी सामाजिक सक्रियता के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। और इसी नींव पर फिर बाद में जयप्रकाश नारायण, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय जैसे लोगों ने काम किया। बिल्कुल, वो परंपरा आगे बढ़ी। ये देखना भी दिलचस्प है कि ये चीजें सिर्फ भारत में नहीं हो रही थीं। श्रोत अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन या वियतनाम युद्ध विरोधी प्रदर्शनों का भी जिक्र करते हैं। सही बात है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड था एक तरह से। दुनिया भर में ऐसे आंदोलन अक्सर सत्तावादी या अन्यायपूर्ण सिस्टम के खिलाफ ही खड़े हुए। ये दिखाता है कि सामाजिक सक्रियता बदलाव लाने का एक यूनिवर्सल तरीका रहा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आता है कि भारत में सामाजिक क्रिया की कहानी पारंपरिक सुधारों से शुरू होकर धीरे धीरे संगठित हुई, खासकर औपनिवेशिक विरोध के साथ जुड़ी। फिर गांधीवादी तरीकों से उसे एक नई ऊर्जा मिली और वो एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक ताकत बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य हमेशा गरीबी, असमानता, अन्याय जैसी गहरी संरचनात्मक समस्याओं का हल ढूंढना रहा। एकदम सही। और ये हमें आज के लिए एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इतिहास से हमें सामाजिक क्रिया के जो सबक मिले हैं, जो तरीके मिले हैं, जैसे सत्याग्रह है, रचनात्मक कार्य है, जमीनी स्तर पर संगठन बनाना, वो आज के जो जटिल सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए कितने प्रासंगिक हैं, और शायद उन्हें आज के हिसाब से कैसे अपनाने की, कैसे ढालने की जरूरत है, इस पर सोचना जरूरी है। सामाजिक क्रिया की सोशल एक्शन जिसे कहते हैं जी, हमारे पास जो जानकारी है वो इसे प्रोफेशनल सोशल वर्क का एक काफ़ी अहम तरीका बताती है। तो चलिए ज़रा समझते हैं इसे। इसका मतलब क्या है, दायरा कितना बड़ा है, हाँ, और आज के समय में ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो सामाजिक क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज के वो तबके जिन्हें किनारे कर दिया गया है, उनके हक में पॉलिसीज मतलब नीतियां और कानूनों में बदलाव लाना। अच्छा, बदलाव लाना। हाँ, और अगर मान लीजिए नीतियां या कानून पहले से मौजूद हैं भी, तो ये पक्का करना कि वो ठीक से लागू हों, सिस्टम में जो जरूरी सुधार है वो लाए जाएं। और इसमें एक और बात है, उन लोगों की जवाबदेही तय करना भी इसका हिस्सा है जो अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ किसी की फौरी मदद कर देने या राहत पहुंचाने से कहीं आगे की बात हुई? हाँ, बिल्कुल। जानकारी ये भी इशारा कर रही है कि जैसे जैसे सोशल वर्क का नजरिया बदला है, मतलब पहले शायद दान पुण्य पर ज्यादा जोर था, अब अधिकारिता, एम्पावरमेंट पर है। सही कहा। तो इसके साथ ही सामाजिक क्रिया का जो कैनवस है वो भी काफी फैल गया है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर बच्चों के अधिकारों की बात करें तो सिर्फ एक बच्चे की मदद शायद काफी नहीं। बाल मजदूरी है, सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं, फिर पढ़ाई की क्वालिटी का मसला है, हाँ, लड़कियों के साथ भेदभाव, सेहत, बाल अपराध, ये सब जड़ें हैं जिनसे निपटना होगा। बिल्कुल सही कहा। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि सिर्फ वो जो इलाज करने वाला या पुनर्वास वाला तरीका है वो काफी नहीं होता। अगर समस्याओं की जड़ तक जाना है, जैसे बाल मजदूरी को ही लें, इसे पूरी तरह खत्म करना है तो बड़े पैमाने पर नीतिगत और विधायी मतलब कानूनी मुहिम चलानी पड़ेगी। हाँ, वो तो है। तब सामाजिक क्रिया जो है वो अनिवार्य हो जाती है, वो जरूरी है। ये वैसा ही है कि पहले सोच थी कि ठीक है, किसी भूखे को मछली दे दो,
अब सोच है कि मछली पकड़ना सिखाओ। हाँ, और सिर्फ सिखाओ नहीं, ये भी पक्का करो कि तालाब तक उसकी पहुंच हो, सबके लिए खुला हो वो। अच्छा, मतलब सिर्फ व्यक्ति की मदद नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था को ठीक करना है जिसकी वजह से वो परेशानी में है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। भारत तो खुद को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट कहता है, जी। जो कहता है कि हम कमजोर वर्गों के विकास के लिए कमिटेड हैं। फिर अलग से इस सामाजिक क्रिया की जरूरत क्यों पड़ गई? जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो तो कुछ चौंकाने वाले हैं। हाँ, वो तो हैं। करीब 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, और गरीबी हटाने की इतनी सारी योजनाएं हैं, उसके बावजूद गरीबी बढ़ रही है। हाँ, ये विरोधाभास है। काला हांडी जैसी जगहों पर भूख से मौतें होने की खबरें, उड़ीसा में गरीबी के कारण बच्चों को बेचे जाने की खबरें, ये सब क्या दिखाता है फिर? और देखिए, यही वो पेच है, यही वो स्थिति है जो सामाजिक क्रिया को इतना जरूरी, इतना प्रासंगिक बना देती है। ये जो विरोधाभास है ना, यही इसकी जरूरत को रेखांकित करता है। जानकारी के मुताबिक अगर देखें तो महिलाओं में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट आज भी करीब 50% के आसपास ही है। 50% आज भी? हाँ, और 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनमें से आधे ठीक से लिख पढ़ नहीं सकते या सामान्य गणित, बेसिक मैथ्स नहीं कर सकते। ओह। सरकारी हेल्थ सिस्टम की हालत ऐसी है कि 80% लोग मजबूरन प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं इलाज के लिए। 80%? जी। और इस चक्कर में हर साल लगभग 3% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ इलाज के खर्च की वजह से। बाप रे। तो ऐसी जो स्थितियां हैं, इनमें सिर्फ वो विनम्रता वाला रुख, वो रिक्वेस्ट करने से काम नहीं चलता। व्यवस्था में बदलाव और जवाबदेही के लिए आवाज उठानी पड़ती है, दबाव बनाना पड़ता है। हाँ, मतलब एक तरह का एक्टिविज्म जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और इस आवाज उठाने के, या जिसे हम सामाजिक क्रिया कह रहे हैं, इसकी कामयाबी के कुछ दिलचस्प उदाहरण भी हैं। जी बिल्कुल हैं। जैसे कुछ छात्रों ने अपने फील्ड वर्क में देखा कि गरीबों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, या सड़कें खराब है, नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं आ रहे। हाँ, ये जमीनी मुद्दे हैं। तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें संगठित किया, फिर नगर निगम पर, पीडब्ल्यूडी पर, स्थानीय नेताओं पर दबाव बनाया। तरीके क्या अपनाए उन्होंने? वही, जैसे हस्ताक्षर अभियान चलाए, धरने दिए, कहीं भूख हड़ताल की, मोर्चे निकाले और मीडिया का भी इस्तेमाल किया अपनी बात पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। और देखिए, हाल के जो बड़े कानूनी बदलाव हुए हैं, जैसे सूचना का अधिकार, आरटीआई। हाँ, आरटीआई तो बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा, जी, ये भी इसी तरह के लगातार चले, जो नागरिक अभियान थे, सिविल सोसाइटी के प्रयास थे, और सरकार पर जो दबाव बना उसी का नतीजा है। अच्छा। ये दिखाता है कि अगर लोग संगठित होकर प्रयास करें तो नीति के स्तर पर भी बदलाव ला सकते हैं। और मीडिया की भूमिका, आपने जैसिका लाल और प्रियदर्शिनी मट्टू केस का भी जिक्र किया था। हाँ, उन मामलों में मीडिया की भूमिका बहुत अहम रही। उसने जनमत बनाने में और न्याय के लिए दबाव बनाने में मदद की। यहाँ तक कि आप देखें तो कुछ फिल्में भी बनी। हाँ, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई और रंग दे बसंती। हाँ, इन फिल्मों ने भी एक तरह से आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि सामाजिक क्रिया में कितनी ताकत है। गांधीगिरी का एक नया रूप दिखाया लगे रहो मुन्ना भाई ने। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये तस्वीर काफी साफ हो जाती है कि सामाजिक क्रिया सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज में असल बदलाव लाने का, खासकर उन लोगों के हक में जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है या अनसुनी रह जाती है। हाँ, वंचित तबके के लिए, उनके लिए नीति और व्यवस्था के लेवल पर बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली, एक कारगर जरिया है। बिल्कुल सही। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि कैसे सामाजिक क्रिया के जरिए ही स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, घर, काम और इज्जत से जीने का अधिकार, ऐसे कई बुनियादी अधिकार हकीकत बने हैं या बन रहे हैं। इस पूरी चर्चा के बाद शायद एक सवाल हम सब के सोचने के लिए रह जाता है। हाँ जरूर। कि हम सब, जो शायद सीधे तौर पर सोशल वर्कर या एक्टिविस्ट ना भी हों, एक आम नागरिक के तौर पर अपने आसपास अपनी क्षमता के अनुसार इस तरह के सकारात्मक बदलावों को लाने में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं? क्या छोटे छोटे कदम भी मायने रखते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। सामाजिक क्रिया की अवधारणा और इससे जुड़ी जो ज़मीनी हकीकतें हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास सामाजिक क्रिया अवधारणा और चुनौतियां नाम का एक दस्तावेज है और हम कोशिश करेंगे कि इससे कुछ अहम बातें निकालें। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई सामाजिक क्रिया आखिर क्यों ज़रूरी है,
भारत में इसे लागू करने में क्या दिक्कतें आती हैं और आज इसकी क्या स्थिति है। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर सामाजिक क्रिया बदलाव का इतना शक्तिशाली जरिया है, तो समाज कार्य की दुनिया में, मतलब इसकी पढ़ाई में, इसके अभ्यास में, ये अक्सर हाशिए पर क्यों दिखती है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो स्रोत ये बताते हैं कि 1970 के दशक के मध्य से कुछ बदलाव तो आया। सामाजिक क्रिया को सामाजिक विकास के लिए एक जरूरी साधन की तरह देखा जाने लगा। खासकर जब वो अधिकारिता यानी एम्पावरमेंट वाली सोच आई, ऐसा लगा कि सिर्फ ऊपर से योजना बना देना काफी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और योजना बनाने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव आया। पहले क्या था कि योजनाकार शायद खुद ही सोच लेते थे कि अच्छा लोगों को ये चाहिए होगा, लेकिन धीरे धीरे इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि भाई जिन लोगों के लिए योजना बन रही है उन्हें भी तो शामिल करो, बनाने में भी, लागू करने में भी। और फिर वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन आए। उन्होंने तो ग्राम सभाओं को सामाजिक संपरीक्षा, मतलब सोशल ऑडिट का अधिकार दिया, जिसमें समुदाय खुद देखता है कि काम कैसा हुआ, पैसा कहाँ खर्च हुआ, ताकि पारदर्शिता रहे, जवाबदेही तय हो। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल क्रांतिकारी कदम। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि जमीनी हकीकत शायद उतनी अच्छी नहीं है। कई अध्ययनों में पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा गया है? कागजी शेर। हाँ, बिल्कुल, कागजी शेर पाया गया है। ये बात सही है। देखिए, संरचना तो है, ढांचा तो मजबूत है कागज पर असल में वो असरदार तभी होगा जब सामाजिक क्रिया का हस्तक्षेप हो, लोग वाकई में भाग लें, वरना ये ताकतवर व्यवस्था भी सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाती है। तो फिर वही सवाल, अगर ये इतना जरूरी है सामाजिक क्रिया, तो इसे वो जगह क्यों नहीं मिल पा रही? क्या ये सिर्फ मुश्किल है या कुछ और भी कारण है? स्रोत कुछ वजह तो बताते हैं। हाँ, कई वजहें, कई परतें हैं इसमें। देखिए, पहली बात तो शायद शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। स्रोत ये इशारा करते हैं कि समाज कार्य के जो छात्र हैं उन्हें फील्ड वर्क के दौरान समुदाय में उतना वक्त बिताने का या वो साख बनाने का मौका अक्सर नहीं मिल पाता कि वो मुश्किल मुद्दे उठा सकें, विवादास्पद चीज़ों पर बात कर सकें। संसाधन जुटाना, लोगों का भरोसा जीतना, इसमें टाइम लगता है। यानी वो स्किल और शायद वो आत्मविश्वास दोनों की कमी रह जाती है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। फिर दूसरी बड़ी चुनौती है फंडिंग की। पैसा कहाँ से आएगा? ज़्यादातर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, NGO वगैरह, वो सरकारी या फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर निर्भर हैं। अब इन एजेंसियों के अपने दिशा निर्देश होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और अक्सर वो ऐसे मुद्दों के लिए पैसा नहीं देना चाहते जो विवादास्पद हों, जिनमें सीधे व्यवस्था को चुनौती देने की बात हो, मतलब जहां सामाजिक क्रिया की जरूरत हो। अच्छा, ये तो एक तरह का एक नियंत्रण हो गया कि आप वही करें जो हम चाहते हैं। और क्या बाधाएं हैं? तीसरी बात खुद पेशेवरों के रवैये से भी जुड़ी हो सकती है। स्रोत इशारा करते हैं कि शायद समाज कार्य से जुड़े लोग भी अपनी नौकरी के दायरे से बाहर जाकर वो अतिरिक्त समय, वो ऊर्जा लगाने के लिए हमेशा उतने प्रेरित महसूस ना करें। और देखिए, आखिर में सामाजिक क्रिया अपने आप में ही बहुत कठिन काम है, सच में। इसके लिए आपको बातचीत में माहिर होना होगा, चीज़ों का विश्लेषण करना आना चाहिए, लोगों को साथ लाना, संगठित करना, ये सब चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर धरना, भूख हड़ताल, ऐसी रणनीतियां अपनाने की हिम्मत और समझ भी चाहिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्रोत में मेधा पाटेकर का उदाहरण भी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के वक्त उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिली, तो जाहिर है ऐसे खतरे भी हैं। तो मतलब स्रोत साफ कह रहे हैं कि यह सिर्फ इच्छा शक्ति का सवाल नहीं है। पूरी की पूरी व्यवस्था ही, शिक्षा से लेकर फंडिंग तक और व्यक्तिगत जोखिम भी, ये सब मिलकर सामाजिक क्रिया को रोकते हैं। बिल्कुल यही बात है। और भारतीय संदर्भ में एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए। स्रोत बताते हैं कि इतने सालों की कोशिशों के बाद भी गरीबी है, बाल मजदूरी है, महिलाओं का शोषण है, इन बड़ी समस्याओं में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा है। ज्यादातर पेशेवर जो हैं वो सेवा आपूर्ति, मतलब सर्विस डिलीवरी तक ही सीमित रह गए हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमारी सोच में ही कोई गड़बड़ है या क्या वजह है इसकी? हो सकता है। स्रोत एक कल्याणवादी विचारधारा के असर की बात करते हैं। ये वो सोच है जो दान, परोपकार, धार्मिक कर्तव्य, इन चीजों पर जोर देती है। मदद कर दी, बस। ये सोच अधिकारितावादी नजरिए से काफी अलग है। अधिकारिता में लोगों के हक की बात होती है, उनके अधिकारों की, दया की नहीं। और जब आप हक की बात करेंगे तो टकराव होगा, जो कल्याणवादी मॉडल में अक्सर नहीं होता। और हाँ, जैसा हमने कहा, सामाजिक क्रिया में अपने खतरे भी हैं। एक तो ये कि कार्यकर्ता को जो ताकत मिलती है, कहीं वो उसका गलत इस्तेमाल न करने लगे, या फिर राजनीतिक दल वो आंदोलन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, तो असली मुद्दा पीछे छूट जाता है।
और अगर नतीजे जल्दी नहीं दिखते तो लोगों का समर्थन भी कम होने लगता है। ये भी एक चुनौती है। एक बहुत ही रोचक बात जो स्रोत सामने लाता है वो ये है कि भारत में आज़ादी से पहले भी और बाद में भी सामाजिक बदलाव लाने वाले कई बड़े नाम ऐसे थे जिनकी समाज कार्य की कोई औपचारिक पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं थी। जी हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इससे क्या पता चलता है कि शायद सामाजिक क्रिया के लिए डिग्री से भी ज्यादा जरूरी है आपका जुनून, आपकी प्रतिबद्धता, मुद्दे की गहरी समझ, एक पक्का इरादा और हिम्मत। लेकिन साथ ही ये इस बात पर भी जोर देता है कि हमें सामाजिक क्रिया की बेहतर समझ बनाने की जरूरत है। एक मजबूत सैद्धांतिक ढांचा चाहिए ताकि इसे और असरदार बनाया जा सके, चाहे वो औपचारिक व्यवस्था के अंदर हो या बाहर। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि सामाजिक बदलाव के लिए सामाजिक क्रिया है तो बहुत जरूरी, पर इसके लिए राह बिल्कुल आसान नहीं है। खासकर संस्थागत ढांचों के भीतर इसे लागू करने में कई तरह की व्यवहारिक और वैचारिक रुकावटें हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार करने वाली बात सामने आती है। ये देखते हुए कि कई सफल कार्यकर्ता औपचारिक व्यवस्था के बाहर से आए हैं, तो सामाजिक क्रिया के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या असली बदलाव हमेशा व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने से ही आएगा, या फिर हमें व्यवस्था के भीतर या उसके आसपास काम करने के कुछ नए तरीके खोजने होंगे? ऐसे तरीके जिनमें जुनून भी हो और रणनीति भी, दोनों का सही तालमेल हो। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा। सामाजिक क्रिया, हाँ, जो समाज कार्य का एक कह सकते हैं काफी शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये सामाजिक क्रिया, सिद्धांत और व्यवहार नाम की स्रोत सामग्री पर आधारित है। जी। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये सामाजिक क्रिया है क्या, इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, ये क्यों जरूरी है। हाँ, और असल में इसे करने में, मतलब जमीन पर उतारने में क्या मुश्किलें आती हैं। क्योंकि ये सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सामाजिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की बात है, या फिर जो गलत बदलाव हो रहे हैं उनको रोकना। सही कहा। और एक चीज जो इसे खास बनाती है वो ये कि ये मानवाधिकार और पुनर्वितरण न्याय पर आधारित है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ बराबरी के मौके नहीं, बल्कि धन, अवसर, शक्ति, इन सब का समाज में ज्यादा बराबरी से बंटवारा हो। बिल्कुल। और यही चीज इसे सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट का एक मजबूत जरिया बनाती है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं, सामाजिक क्रिया असल में है क्या, मतलब स्रोत इसे कैसे परिभाषित करता है। स्रोत बताता है कि ये बुनियादी तौर पर समाज के ढांचे में, उसकी बनावट में बदलाव लाने का एक संगठित प्रयास है। संगठित प्रयास, हाँ। और इसका लक्ष्य सिर्फ ऊपरी सुधार नहीं है, बल्कि वो समस्याएं जो बहुत गहरी हैं उनको एड्रेस करना है। तो संरचनात्मक बदलाव का मतलब क्या हुआ यहाँ? सिर्फ पॉलिसी बदलना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है कि समाज में शक्ति का संतुलन कैसे काम करता है, नियम कैसे बनते हैं, संस्थाएं कैसी चलती हैं। हाँ बिल्कुल, इन सब पर सवाल उठाना और उन्हें बदलने की कोशिश करना। स्रोत इसे ऊर्जा और संसाधनों के पुनर्वितरण से भी जोड़ता है। संसाधन? किस तरह के संसाधन? मानवीय भी, मतलब लोग, पैसा या सामान यानी भौतिक संसाधन, और यहाँ तक कि नैतिक अधिकार भी। अच्छा, और ये किन समस्याओं पे काम करती है? स्रोत में कुछ उदाहरण हैं? हाँ, स्रोत कई गंभीर मुद्दों का जिक्र करता है, जैसे गरीबी हो गई, शोषण के अलग अलग रूप, अपराध, पर्यावरण से जुड़े संकट, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, महिला अधिकारिता भी। हाँ, महिला अधिकारिता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ समस्याओं की लिस्ट गिनाना नहीं है। अच्छा, सामाजिक क्रिया इन मुद्दों को सामने लाने और उनके हल के लिए लोगों को एक्टिवली संगठित करने का एक तरीका है। प्रॉब्लम बताने से आगे बढ़कर समाधान की ओर एक कदम। समझ गया। तो ये सिर्फ आज की जरूरत नहीं है, इसका एक इतिहास भी रहा होगा। बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि भारत में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। भक्ति आंदोलन से लेकर 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन और खास तौर पे महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो राजनीतिक संघर्ष हुए। हाँ, गांधी जी का तो जिक्र जरूरी है यहाँ। हाँ, और गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव बहुत गहरा है। वो सत्य, अहिंसा और आम लोगों को साथ लेकर बड़ी ताकतों को चुनौती देना, वो तरीका, हाँ, वो सामाजिक क्रिया के मूल सिद्धांतों में साफ झलकता है। ये सिर्फ अधिकार मांगना नहीं है, बल्कि नैतिक बल और सबकी भागीदारी से व्यवस्था को बदलने पर जोर देता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन आज के दौर में जब हम विकास और डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, क्या तब भी सामाजिक क्रिया उतनी ही प्रासंगिक है?
स्रोत का तो यही मानना है कि आज इसकी जरूरत शायद पहले से भी ज्यादा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो बड़े विकास से जुड़े मुद्दे हैं, विस्थापन हो या संसाधनों का बराबर बंटवारा न होना, या जो समुदाय हाशिए पर हैं, उनके अधिकार, हाँ, ये सब तो है। इन मुद्दों को अक्सर सामाजिक क्रिया के जरिए ही असरदार ढंग से उठाया जा सकता है, खासकर तब जब हमें सिर्फ फौरी राहत नहीं चाहिए बल्कि लंबे समय तक टिकने वाले समाधान चाहिए। और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, ये उन लोगों को आवाज देता है जिनकी बात अक्सर अनसुनी रह जाती है। लेकिन फिर यहीं पर वो सवाल आता है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। अगर ये इतनी जरूरी है, इतनी असरदार है, तो फिर ये समाज कार्य के दूसरे तरीकों जितनी आम क्यों नहीं है? क्या दिक्कतें हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है, और स्रोत कुछ ठोस वजह बताता है। पहली तो ये कि समाज कार्य की जो ट्रेनिंग होती है, जो शिक्षा होती है, हाँ। उसमें ही कई बार सामाजिक क्रिया पर उतना फोकस नहीं होता जितना शायद होना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, हम सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं होती हैं, वैल्यू सिस्टम्स होते हैं। हाँ, वो तो है। और ये कभी-कभी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले कामों से टकरा सकते हैं। मतलब हम बदलाव तो चाहते हैं, पर शायद उस टकराव से बचना चाहते हैं जो सामाजिक क्रिया अक्सर लाती है। ये बात भी सही है। और कोई बड़ी चुनौती? एक और बहुत बड़ी और शायद सबसे पेचीदा चुनौती जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है सरकारी तंत्र पर निर्भरता। सरकारी तंत्र पर कैसे? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता हों या संगठन, वो अक्सर फंड्स के लिए या अनुमति के लिए सरकारी एजेंसियों पर निर्भर होते हैं। हाँ, ये तो होता है। और मुश्किल ये है कि कई बार अन्याय या समस्या की जड़ वही सरकारी नीतियां या तंत्र हो सकता है जिसे वो चुनौती देना चाहते हैं। अरे हाँ, ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई। मतलब जिस पर निर्भर हैं उसी को चुनौती देनी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन पैदा करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सामाजिक क्रिया बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली मानवाधिकार केंद्रित तरीका तो है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे जमीन पर उतारने में, मतलब सिद्धांत और व्यवहार में एक बड़ा गैप है। बहुत सी असली और गहरी बाधाएं हैं। सही कहा। और यहीं पर शायद सोचने के लिए एक अहम सवाल खड़ा होता है जो इसी स्रोत सामग्री से उभरता है। क्या सवाल है वो? सवाल ये देखते हुए कि सामाजिक क्रिया अक्सर उन्हीं सिस्टम्स को, जैसे सरकारी तंत्र को, चैलेंज करती है जिन पर लोग कहीं ना कहीं निर्भर भी होते हैं। और जब उनकी अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं भी इसमें आड़े आ सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग और समुदाय मिलकर असरदार तरीके से व्यवस्था में बदलाव की वकालत कैसे कर सकते हैं? वाह, ये तो वाकई गहरा सवाल है। हाँ, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसी में सामाजिक क्रिया की असली चुनौती और संभावना दोनों छिपी हैं। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।